चैप्टर्स 641, 642, 643, 644। चैप्टर स्टार्ट। अभी कुछ पाल पहले हाई फैंग युआन ने मो याओ की विल से बात की थी और ये कुछ बातें लाइट की स्पीड से हुई थी। बदकिस्मती से जायंट सुन की विल ने इस छोटे से पाल को नोटिस कर लिया और ठीक उसी वक्त हमला किया जब फैंग युआन का ध्यान थोड़ा सा भटका हुआ था। जायंट सुन की विल के पास फाइट को कंट्रोल करने के अजीब व गरीब तरीके द बैटल के मौके पकड़ने में वो फैंग युआन से भी ज्यादा आगे था। धड़ाम, एक जोरदार आवाज हुई। फैंग युआन बुरी तरह जमीन पर जा गिरा, पत्थर हवा में उड़ गए और जमीन हल्की सी कांपने लगी। जायंट सुन की विल ठीक उसके पीछे पीछे आ गई, जले पे नमक छिड़कने। वो फिर से एक सुनहरी तलवार में बदल गई। तलवार की धार बेहद तेज और धारदार थी। हवा में एक सुनहरी लकीर छोड़ते हुए वो सीधा घुस गई। फैंग युआन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इन वक्त पर मो याओ की विल ने वाटर पवेलियन को कंट्रोल किया और उसी वापस एक लिक्विड आर्मर में बदल दिया, जिससे फैंग युआन की जान बच गई। जायंट सुन की विल बार बार वार करती रही, जिससे लिक्विड आर्मर पर बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, मो याओ की विल ने परेशानी में चिल्लाया। फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए। उसने अपने बचे हुए बाएं हाथ का सहारा लेकर अपने शरीर को जमीन से उठाया। जायंट सुन की विल के जबरदस्त हमलों को सहते हुए वो खड़ा हो गया। ये बेकार है, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैंने तुम्हारे ही जायंट सुन के सारे इमॉर्टल एसेंस को अपने इमॉर्टल एपर्चर में स्टोर कर लिया है। हा हा हा, फैंग युआन पागलों की तरह हंसा, जायंट सुन की विल के लड़ने के जज्बे को तोड़ने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसकी बातों से वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। हमले और भी तेज हो गए। वो पहले से कई गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वार कर रहा था। कद कद कद, क्योंकि उसने अपनी हद पार कर दी थी। जायंट सुन की विल के अपने थॉट्स भी खुद नाश हो रहे थे। लेकिन अन गुस्से भरे हमलों के कारण लिक्विड आर्मर डिफेंड नहीं कर पा रहा था। कभी कभी तलवार आर पार हो जाती। फैंग युआन लगातार हंसता रहा और अपने दिमाग को बचता रहा। वैसे भी जब तक उसका दिमाग सुरक्षित था, जायंट सुन की विल उस पर हावी नहीं हो सकती थी। यूस इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके ऑर्गन कितनी बार छिड़ चुके थे। लिक्विड आर्मर लगातार फट रहा था, लेकिन तेजी से रिकवर भी हो रहा था। एक नीली रोशनी छोड़ते हुए फैंग युआन के शरीर को शक्ति मिल रही थी और उसके घाव भर रहे थे। जल्दी हटो वहां से, इस रफ्तार से मेरा इमॉर्टल एसेंस बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। मो याओ की विल ने यूएसईवाई पागलों की तरह याद दिलाया। नहीं, ये एक बहुत बड़ा मौका है, हमें इसे सहना ही होगा। फैंग युआन ने माना कर दिया और उसी जगह खड़े होकर जायंट सुन की विल के दीवानगी भरे हमलों को झेलता रहा। भले ही तुम्हारा इमॉर्टल एसेंस खत्म हो जाए, तुम मुझे वाटर पवेलियन उधार दे सकती हो। मेरे पास अभी भी 20 से ज्यादा हरे अंगूर जैसे इमॉर्टल एसेंस के बीज हैं। जायंट सुन की विल पागल हो गई है। वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, यानी अपने हाई थॉट्स को पावरफुल अटैक्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस रफ्तार से वो जितने थॉट्स बर्बाद करेगा वो इस डैमेज से कहीं ज्यादा होगा जो मैं उसी दे रहा हूं। ये मो याओ की विल गहरी सोच में पड़ गई। दोनों हाई रिसोर्सेज को तेजी से खर्च कर रहे थे और मामला एक स्टेलमेट पर आ गया था। क्या हमें जाकर ओल्ड एंसेस्टर की मदद करनी चाहिए? गू ट्राइब के लीडर गू गो लॉन्ग ने पूछा। जब फैंग युआन जायंट सुन की विल से लड़ रहा था, ही लूलैन ने सबको लीड किया और कई गू वॉर्म्स पकड़ लिए। उन्होंने अपनी बैटल स्ट्रेंथ वापस पा ली थी। उनके लिए गू वॉर्म्स इतनी आसानी से पकड़ना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि विंड वेल के अंदर अभी भी बहुत सारे गू वॉर्म्स थी, जबकि फॉर्मलेस हैंड्स की संख्या कम हो रही थी। गू वॉर्म्स हाथ में आने के बाद उन्हें अब डर नहीं लग रहा था। इसके अलावा क्योंकि उन्होंने देखा कि फैंग युआन जमीन पर पड़ा जायंट सुन की विल से मार खा रहा था, सिर्फ गू गो लॉन्ग हाई नहीं, बाकी गू मास्टर्स भी जोश में आ गए और अंदर जाकर लड़ना चाहते थे। हे लूलैन चुपचाप आसपास देख रहा था। असिमुलेशन का विंड वेल फैलता जा रहा था। हवा की दीवारें और मोती हो रही थी और अंदर की जगह लगातार सिकुड़ती जा रही थी। अपने जिंदा रहने की फितरत के कारण गू वॉर्म्स सिर्फ अंदर की तरफ ही उड़ सकते थे। इसलिए गू वॉर्म्स की डेंसिटी और भी बढ़ गई। वो हर जगह मौजूद थे। असल में कभी कभी तो एक गू मास्टर को सिर्फ अपना हाथ बढ़ाना होता था और अपने बगल से हाई एक गू वर्म पकड़ लेता था। कड़क कड़क, नीचे जमीन पर दरारें पड़ने लगी। ये इस बात का संकेत था कि ये इलाका तबाह हो रहा था। दूर कहीं एक बड़ा सा गोल रोशनी का घेरा फिर से बन गया। विजडम गू, जिसे जायंट सुन की विल ने पहले दूर फेंक दिया था, लगता है उसने खत्म होने के खतरे को महसूस कर लिया था और अपनी पूरी ताकत लगा दी अपनी किस्मत से लड़ने के लिए, ताकि कोई और उसके पास ना आ सके। ये सब दिखा रहा था कि वक्त बहुत कम बचा था।
हे लूलैन ने और इंतजार न करने का फैसला किया। उसने हमें सिर हिलाया और चिल्लाया, सब लोग मेरी बात सुनो, हम सब एक साथ हमला करेंगे, आपस में झगड़ा करके अपने हमले को कमजोर मत करना। सबने सिर हिलाया, उनके चेहरे गंभीर थे। उनके लिए फैंग युआन को मारना इस संकट से बचने के बराबर था। लेकिन जैसे हाई लूलन और बाकी लोग हमला करने वाले द जायंट सुन की विल अचानक जोर से हंसी, फैंग युआन, तुम मेरे जाल में फंस गए हो। ये कहते हुए वो तेजी से पीछे हट गई। विल्स का वजन ना के बराबर होता है, वो जैसे चाहे पीछे हट सकती थी, पलक झपकते ही वो काफी दूर चली गई। क्या? फैंग युआन की एड़ी की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने एक फॉर्मलेस हैंड को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। वो झटके से चिल्लाया, 7 उंगलियों वाला फॉर्मलेस हैंड। पता चला कि जब जायंट सुन की विल फैंग युआन से लड़ने का नाटक कर रही थी, यहां तक कि खुद को नाश्त करके फैंग युआन को हमले झेलने के लिए उकसा रही थी, उसके दीवानगी भरे हमले सिर्फ फैंग युआन का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए थे, उसकी नजरों से सच्चाई को छुपाने के लिए, ताकि ये फॉर्मलेस हैंड यहां लाया जा सके। विंड वेल में भले हाई फॉर्मलेस हैंड्स की संख्या कम हो रही थी, लेकिन उनमें से अभी भी काफी सारे बचे हुए थे। जायंट सुन की विल के पास इमॉर्टल एसेंस की कमी थी, वो इमॉर्टल गू इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने कभी ही लूलन और बाकियों पर भरोसा नहीं किया था। उसका प्लान था फॉर्मलेस हैंड्स नाम की बाहरी ताकत का इस्तेमाल करना। उसने अपनी विल का एक छोटा सा हिस्सा अलग किया, कुछ इमॉर्टल गू लेकर फॉर्मलेस हैंड को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर्मलेस हैंड जायंट सुन की विल से तेज था, इसलिए जायंट सुन की विल ने खुद को 10 विल्स में बांट लिया, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर इमॉर्टल गू लिए खड़ी थी। जैसे हाई फॉर्मलेस हैंड पास आता, वो इमॉर्टल गू को नाश्त कर देती। फॉर्मलेस हैंड को कुछ हासिल नहीं हुआ, अगले इमॉर्टल गू की ऑरा महसूस करके वो उसकी तरफ बढ़ जाता। इस तरह जब जायंट सुन की विल ने 8 इमॉर्टल गू खो दिए, तब जाकर फॉर्मलेस हैंड को आखिरकार यहां लाया जा सका। जल्दी हटो वहां से, मो याओ की विल चीखी। बहुत देर हो चुकी है। फैंग युआन पहले ही पीछे हट चुका था, साथ ही उसने ईगल राइज गू को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यूएसईवाई स्पीड पकड़ने के लिए वक्त चाहिए था, पर फॉर्मलेस हैंड पहले ही पहुंच चुका था। मौत और जिंदगी के यूएस पाल में मो याओ की विल ने उदासी से एक लंबी सांस ली। उसने अचानक वाटर पवेलियन को एक्टिवेट किया और उसी फैंग युआन से अलग कर दिया और सीधा 7 उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड से टकरा दिया। 7 उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड ने झपटा मारा और तुरंत रैंक 7 इमॉर्टल गू को छीन लिया, जो वाटर पवेलियन का हिस्सा था, वाटर हार्मनी गू। वाटर पवेलियन एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस था। यह 3000 से ज्यादा गू वॉर्म से बना था। हर गू वर्म एक दूसरे से जुदा हुआ था। उनका कोर था रैंक 7 वाटर हार्मनी इमॉर्टल गू। इसके अलावा डू सपोर्टिंग इमॉर्टल गू द रैंक 6 मूवमेंट इमॉर्टल गू वर्ल्डली वेव ट्रेस और विजडम पाथ इमॉर्टल गू डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन। अभी उसका इकलौता कोर वाटर हार्मनी इमॉर्टल गू फॉर्मलेस हैंड ने छीन लिया था। वाटर पवेलियन तुरंत टूट गया। हा, अब देखते हैं कि तुम मुझे रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो। जायंट सुन की विल लगातार हंसती रही। उसने एक बड़ी कीमत चुकाई और वो नतीजा हासिल किया जो वो देखना चाहती थी। फॉर्मलेस फिस्ट वाटर हार्मनी गू को लेकर आसमान में उड़ गया। जल्दी उसी नाश्त करो, मो याओ की विल चीखी। 3000 से ज्यादा गू वॉर्म्स के बचे हुए हिस्से रेड डेट इमॉर्टल एसेंस लेकर फैंग युआन के चारों तरफ तैरने लगे। उसके याद दिलाने के बिना ही फैंग युआन ने यह करना शुरू कर दिया था। उसने अपने सारे मूवमेंट गू इस्तेमाल किए, फॉर्मलेस फिस्ट का पीछा करते हुए और उस पर जबरदस्त हमले करते हुए। जायंट सुन की विल ने नाक सिकोड़ी, उन्हें रोकने लगी। हम भी हमला करेंगे। हे लूलन और बाकियों ने अच्छा मौका देखा और बीच में आ गए। फैंग युआन के प्लान्स को नाकाम करने की कोशिश करने लगे। तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, जायंट सुन की विल ने जोर से तारीफ की। उसने अपनी लड़ाई की रणनीति बदली और फैंग युआन को रोकना बैंड कर दिया। एक चमकदार इंद्रधनुष में बदलकर उस पर हमला करने लगी। फैंग युआन को गू मास्टर्स के हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो उनका सामना करने के लिए 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन जायंट सुन की विल के हमले उसके लिए बहुत खतरनाक थे। जायंट सुन की विल ने फैंग युआन को बिल्कुल नहीं रोका। उसकी लड़ाई की रणनीति थी, जा उसका पीछा कर, मैं तुझे करने दूंगा। उसका पीछा करने के प्रोसेस में मैं तुझे मार दूंगा। वाटर पवेलियन टूट चुका था। मो याओ की विल अब यूएसईवाई कोई डिफेंस नहीं दे सकती थी। फैंग युआन और भी खतरनाक हालत में फंस गया। ही लूलन और बाकियों के हमले परेशान कर रहे थे, वो उसकी स्पीड कम कर रहे थे। फोप! जायंट सुन की विल ने जोर से मारा। एक भिक्षु के फावड़े में बदलकर उसने दिशा बदली और फैंग युआन के चारों तरफ घूम रहे गू वॉर्म्स को 2 टुकड़ों में काट दिया। अरे नहीं,
मेरा रेड डेट इमॉर्टल एसेंस। मो याओ इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। ना सिर्फ कई गू वॉर्म्स जायंट सुन की विल ने नाश्त कर दिए, बल्कि रेड डेट इमॉर्टल एसेंस भी जायंट सुन की विल ने ले लिया। पहले ही कम रेड डेट इमॉर्टल एसेंस बचा था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मो याओ सन रह गई। मो याओ, मैं अपना अपच खोलता हूं, जल्दी अंदर आ जाओ। फैंग युआन चिल्लाया, साथ ही तेजी से पीछे हटने लगा। जायंट सुन की विल की टेक्निक अभी चल रही थी और वो तुरंत पीछा नहीं कर सकती थी। फैंग युआन थोड़ी दूरी बनाने में कामयाब हो गया। उसने नाक सिकोड़ी, तेजी से पीछा करते हुए उड़ गया। इस बीच मो याओ की विल ने बचे हुए इमॉर्टल गू को मूव किया और उनके साथ फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में चली गई। जल्दी से वर्ल्डली वेव ट्रेस गू मुझे उधार दो, फैंग युआन ने जोश में कहा। मो याओ की विल ने बिल्कुल भी नहीं झिझकाया, चिल्लाते हुए बोली, जब मेरे पास कोई इमॉर्टल एसेंस बचा ही नहीं है तो मैं ये गू तुम्हें उधार दे देती हूं। भले हाई फैंग युआन ने पहले कई इमॉर्टल गू हासिल किए थे, लेकिन उसके पास उन्हें रिफाइन करने का वक्त नहीं था। वो उन्हें सिर्फ अपनी विल से दबा सकता था। सिर्फ 2 गू ऐसे द जिन्हें उसने अपनी विल से नहीं दबाया था, ताई बाई यून शेंग के मन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर। अफसोस की बात यह थी कि उसने ताई बाई यून शेंग की इजाजत नहीं ली थी, इसलिए फैंग युआन उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मो याओ की सहमति मिलने के बाद फैंग युआन ने तुरंत रैंक 6 इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया। उसने चिल्लाते हुए हरे अंगूर जैसे इमॉर्टल एसेंस का एक बीड इस्तेमाल किया और वर्ल्डली वेव ट्रेस को एक्टिवेट किया। ये गो एक जेलीफिश जैसा था, एक बच्चे की मुट्ठी के साइज का। उसने हरे अंगूर जैसे इमॉर्टल एसेंस को लपेट लिया और उसी खा गया। स्वूश! फैंग युआन के पैरों के नीचे एक बड़ी सी लहर उठी, जो फैंग युआन को तेजी से दूर ले गई, जायंट सुन की विल से दूरी बनाते हुए। वर्ल्डली वेव ट्रेस एक रैंक 6 इमॉर्टल गू था। भले हाई फैंग युआन वाटरपाथ गू इमॉर्टल नहीं था, उसके पास रैंक 6 कल्टिवेशन था और वो उसी पूरी तरह से एक्टिवेट कर सकता था। जायंट सुन की विल हैरान रह गई। लड़ाई शुरू होने के बाद से ये पहली बार था जब फैंग युआन उससे बचने में कामयाब हुआ था। लेकिन वो सिर्फ हल्की सी हैरान थी। तुरंत ही उसके बाद मुस्कुराते हुए बोली, अगर ये बाहर की दुनिया होती तो मैं तुम्हारे सामने लाचार होती। लेकिन इस असिमुलेशन के विंड वेल के अंदर जगह लगातार कम हो रही है। भाग लो जितना भागना है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा मैं आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लूंगी। संघर्ष करना छोड़ दो। तुमने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को बर्बाद किया और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को तबाह कर दिया, और तुम अभी भी बच निकलना चाहते हो? HMPH, नामुमकिन के बारे में सोचना भी मत, तुम्हारी मौत पक्की है। फिक्र मत करो, अगर मैं मारा तो तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा, सही सलामत निकलने की सोचना भी मत। फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए, उसका हरा चेहरा और न्यूकीले दांत उसी बेहद घिनौना और बेरहम दिखा रहे थे। तो आओ और लड़ो, अगर हिम्मत है तो भागो मत। भले हाई जायंट सुन की विल फैंग युआन को पकड़ नहीं पा रही थी, वो खतरनाक मारने के इरादे से पीछा करती रही। फैंग युआन उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके पास अपने दिमाग को बचाने के लिए वाटर पवेलियन नहीं था। जैसे ही वो लड़ाई में कोई कमजोरी दिखाता, जायंट सुन की विल उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती। तब तक वो फिर से कंफ्यूजन में पड़ जाता और सोच नहीं पाता। वो बाली का बकरा बन जाता, जिसके पास लड़ने का कोई तरीका ना होता। लेकिन जायंट सुन की विल की पहले की बातें गलत नहीं थी। जैसे जैसे असिमुलेशन का विंड वेल फैलता, जगह छोटी होती जाएगी। आखिर में ये इतनी छोटी हो जाएगी कि फैंग युआन बच नहीं पाएगा और जायंट सुन की विल यूएसईवाई मार डालेगी। चैप्टर 642 38 सीलिंग आर्ट्स। जायंट सन, मैं तुम्हारी ताकत को मानता हूं, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारे जायंट सुन का सारा इमॉर्टल एसेंस मेरे इमॉर्टल एपर्चर में है। बिना किसी इमॉर्टल एसेंस के तुम इमॉर्टल गू कैसे इस्तेमाल करोगे? सिर्फ अपनी स्पेशल विल के भरोसे तुम्हारे पास असिमुलेशन के विंड वेल को तोड़ने का कोई चांस नहीं है। फैंग युआन के दिमाग में तेजी से विचार दौड़ रहे थे जब वो जायंट सुन की विल से सौदा करने की कोशिश कर रहा था। सौदा करना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ। जायंट सुन की विल जोर से हंसी, अपनी नफरत को बिल्कुल ना छुपाते हुए, मैं तुमसे सौदा क्यों करूं? क्या ये वही बात नहीं होगी अगर मैं तुम्हें मार दूं और तुम्हारे इमॉर्टल एपर्चर से इमॉर्टल एसेंस वापस ले लूं? तुम इमॉर्टल एसेंस को नाश करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हो सकता है तुम कामयाब हो जाओ। जायंट सुन की विल को खुद पर पूरा भरोसा था। ऐसा नहीं था कि इमॉर्टल एसेंस को नाश नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन नहीं था। अगर फैंग युआन अपने हाई इमॉर्टल एपर्चर में इमॉर्टल एसेंस को नाश करता, तो वो बाहरी इमॉर्टल एसेंस उसके इमॉर्टल एपर्चर को गंभीर नुकसान पहुंचता। ये अपनी मौत को दावत देने जैसा होता।
अगर वो इमोर्टल एसेंस को अपने शरीर के बाहर नाश करता तो बिखरी हुई इमोर्टल एसेंस की ओरा उल्टा जायंट सुन की विल को इमोर्टल गू एक्टिवेट करने में मदद करती। फैंग युआन, मैं समझौता नहीं करूंगा। तुम ना मुझसे लड़ सकते हो और ना हाय भाग सकते हो। ए फ्लैट, तुम क्या कर सकते हो? बस छोड़ दो, जल्दी से मर जाओ। जायंट सुन की विल पीछा करते हुए ताना मार रही थी। फैंग युआन ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ भागने पर ध्यान दिया। वक्त के साथ असिमुलेशन का विंड वेल नजदीक आ रहा था। इससे कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था, सब कुछ असिमुलेट कर रहा था। फैंग युआन के भागने की जगह सिकुड़ती जा रही थी। जैसे जैसे जायंट सुन की विल उसके रास्ते रोक रही थी, फैंग युआन को हर तरफ से बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा था। जायंट सुन की विल, मैं यहां खड़ा रहूंगा, हिम्मत है तो आओ। फैंग युआन अचानक रुक गया और वर्ल्डली वेव ट्रेस इमोर्टल गू का इस्तेमाल करना बैंड कर दिया। लेकिन जायंट सुन की विल ने भी पीछा करना बैंड कर दिया। वो अभी भी सैकड़ों कदम दौड़, लेकिन उसने पास आने की हिम्मत नहीं की। HMPH, मुझे पहले ही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही कोई फैसला करोगे, उसने नफरत से कहा। लेकिन इससे क्या होगा? तुम सिर्फ अपनी मौत को कुछ पाल के लिए टाल रहे हो। मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा। फैंग युआन जिस जगह पर खड़ा था वो विजडम की रोशनी से ढका हुआ इलाका था। विजडम की रोशनी जायंट सुन की विल का सबसे बड़ा दुश्मन थी। जायंट सुन की विल को अपना पीछा रोकना पड़ा। इस घमासान लड़ाई के बाद उसकी बची हुई विल सिर्फ एक आदमी के बराबर थी, और अब वो और ज्यादा थकान नहीं सह सकती थी। फैंग युआन, तुम्हारी उम्र, मो याओ की विल ने चेतावनी दी। कोई और रास्ता नहीं है, तुम ही बताओ, इस सिचुएशन में मैं और क्या कर सकता हूं? फैंग युआन ने दांत पीस लिए, उसके लहजे में नफरत और हद से ज्यादा लाचारी भरी हुई थी। विजडम की रोशनी में खड़े होकर फैंग युआन साफ महसूस कर सकता था कि उसकी उम्र लगातार कम हो रही थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। जायंट सुन की विल उससे हद से ज्यादा नफरत करती थी और उसी समझौता करने का कोई मौका नहीं दे रही थी। साय, मो याओ की विल ने एक लंबी सांस ली। ये तो बस मौत के मुंह में जाकर बचने की कोशिश है। हो सकता है अगले हाइपैल विजडम गू विजडम की रोशनी देना बैंड कर दे। फैंग युआन चुप था। जायंट सुन की विल अचानक ही लूलन के ग्रुप पर चिल्लाई, जाओ इस चोर से निपटो। इसके ज्यादातर डिफेंसिव गू हमारी लड़ाई में पहले ही नाश हो चुके हैं। उसी विजडम गू के और पास धकेलो जहां विजडम की रोशनी और भी ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी उम्र और भी तेजी से खत्म होगी। मुझे देखने दो कि वो अपनी कितनी उम्र बर्बाद कर सकता है। हे लूलन के ग्रुप ने तुरंत ऑर्डर मान लिया। यहां तक कि ही लूलन भी अपनी ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक के साथ फैंग युआन से क्लोज कॉम्बैट में लड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने पहले ही सही तरीके से आपस में बात कर ली थी और अभी अन सब ने लॉन्ग रेंज अटैक्स का इस्तेमाल किया। विजडम की रोशनी के अंदर फैंग युआन ने ठंडी सांस ली और अपने गू का इस्तेमाल करके अपने लॉन्ग रेंज अटैक से जवाबी हमला किया, साथ हाई डिफेंसिव गू को भी बनाए रखा। 4 से 5 रोशनी की परतों ने उसके शरीर को ढक लिया। दर्जनों हड्डियों की ढालें उसके आसपास मंडरा रही थी, और कभी कभी पत्थर की दीवारें जमीन से निकलकर यूएसईवाई ही लूलन के ग्रुप के हमलों से बचा रही थी। साधारण डिफेंसिव मॉर्टल गू जायंट सुन की विल के सामने ज्यादा काम के नहीं थे, लेकिन ये अनमॉर्टल गू मास्टर से निपटने में अभी भी असरदार थे। फैंग युआन स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट करता था और लॉन्ग रेंज बैटल में एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन उसके पास लॉन्ग रेंज अटैकिंग गू वॉर्म्स की कमी नहीं थी। बस इतना था कि वो एक प्रॉपर फाइटिंग सिस्टम में नहीं थे। सबसे जरूरी बात, उसके पास अनंत प्राइमेवल एसेंस था, इसलिए वो किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़ रहा था और सिचुएशन तो जायंट सुन की विल से लड़ते वक्त से कई गुना बेहतर थी। हमले तेज करो, एक पाल के लिए भी मत रुको। भले ही उसके पास अनंत प्राइमेवल एसेंस हो, मॉर्टल गू लगातार एक्टिवेट नहीं हो सकते। हे लूलन चिल्लाया, सही कहा। मॉर्टल गू इमॉर्टल गू नहीं होते और उनकी सहन करने की एक सीमा होती है। उन्हें लगातार एक्टिवेट करने से वो टूट जाएंगे। ये लुई संग ने भी जोड़ा। वो ही ट्राइब और ये लुई ट्राइब के लीडर्स वो सिचुएशन को गहराई से समझते थे। गू स्वर्ग और धरती का सार ग्रेट डाओ के वाहक। असल में वो औजार थे। हर औजार का अपना इस्तेमाल होता है। उन्हें जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जब अनपढ़ बोझ हद से पार हो जाता है तो वो टूटने लगते हैं। जब मॉर्टल गू मास्टर्स मॉर्टल गू इस्तेमाल करते वो प्राइमेवल एसेंस की कमी के कारण गू वॉर्म्स को कुछ ही बार एक्टिवेट कर पाते इसलिए ये कमी ज्यादा साफ नहीं दिखती थी। जब गू इमॉर्टल्स मॉर्टल गू एक्टिवेट करते तो ये समस्या साफ दिखने लगती थी। लेकिन कुछ देर बाद ही लूलन के ग्रुप की उम्मीदें टूट गईं। उसके पास इतने सारे गू वॉर्म्स क्यों हैं?
कोई हैरानी भरी आवाज में चिल्लाया। फैंग युआन के गू वॉर्म्स की संख्या उनकी कल्पना से परे थी। लड़ाई के दौरान वो एक के बाद एक गू वॉर्म्स बदल रहा था, जैसे ये बहुत ही आम और आसान काम हो। भले ही उसका ओरिजिन रहस्यमय हो और उसने गू इमॉर्टल एडवांसमेंट के लिए पहले से तैयारी कर रखी हो, बहुत सारे मोर्टल गू तैयार किए हों, एक मॉर्टल एपर्चर इतने सारे गू नहीं रख सकता। कोई भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा था, चाहे वो कितना भी सोचे, और सब हैरान थे। कहीं ऐसा तो नहीं? जायंट सुन की विल ने फैंग युआन के स्टारगेट खोलने का सीन याद किया। फैंग युआन ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर एक स्टारगेट खोला था, इसलिए जायंट सुन की विल को यह साफ पता था। लगता है उसने इस गेटवे पर भरोसा करके इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड छोड़ दिया और उसी काफी सपोर्ट मिला है। जायंट सुन की विल बहुत अनुभवी और ज्ञानी थी। उसने होल अर्थ गू और कनेक्टिंग हेवन गू के बारे में सोचते ही स्टारगेट का इस्तेमाल समझ लिया। यह फैंग युआन के पीछे हुई इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड होने की वजह से ही था कि वो ट्रेजर येलो हेवन से बड़ी संख्या में मोर्टल गू खरीद पाया। भले ही उसने ज्यादातर ताई बायून शेंग को दे दिए थे, उसने अपने लिए भी काफी रखे थे। फैंग युआन की हर चीज के लिए तैयार रहने की सावधान प्रकृति इस वक्त काम आ रही थी। HMPH, तुमने बाहरी ताकत उधार ली है। बदकिस्मती से तुम्हारा सामना मुझसे है। जायंट सुन की विल ने ठंडी सांस ली और फिर अचानक हमला कर दिया। उसने बिजली की रफ्तार से हवा को चीर दिया। वो विजडम की रोशनी में नहीं गई बल्कि गू वॉर्म्स की तरफ बढ़ी। कुछ सांसों के बाद वो ही लूलन के ग्रुप के ऊपर आई और एक बड़ा ग्रुप मॉर्टल गू का गिरा दिया। इसे लो, मैं तुम्हें एक किलर मूव सिखाने जा रही हूं। जायंट सुन की विल ने खुद को दर्जन भर हिस्सों में बांट लिया, जो गू वॉर्म्स को धक्कर सीधे सबके एपर्चर्स में चले गए। हर शख्स को 38 गू मिले। यह मॉर्टल गू पहले हाई जायंट सुन की विल ने रिफाइन कर लिए थे। जायंट सुन की विल के कोऑर्डिनेशन में ग्रुप तुरंत गू वॉर्म्स को रिफाइन कर पाया और स्पेशल विल के निर्देशों से किलर मूव सीख लिया। ये किलर मूव, हेलुलन के ग्रुप के चेहरों पर खुशी और हैरानी के भाव आ गए जब उन्होंने किलर मूव को समझा। ये बस एक छोटी सी ट्रिक है जो मेरे में बॉडी ने फुर्सत के पलों में इंस्पिरेशन आने पर बनाई थी। मैंने अभी तक इसका नाम नहीं रखा है। जायंट सुन की विल ने हल्के लहजे में कहा, ए फ्लैट, इसे इस्तेमाल करने का सही वक्त है। फिलहाल के लिए इसे 38 सीलिंग आर्ट्स कहते हैं। हेलुलन के ग्रुप ने तुरंत किलर मूव एक्टिवेट किया, अपने मुंह से बैंगनी रोशनी की किरणें निकालते हुए। फैंग युआन की ईद सिकुड़ गई और वो तुरंत उनसे बच गया। लेकिन उसके पास जगह सीमित थी और बैंगनी रोशनी की दूसरे हमलों में मिल गई, इस वजह से वो फिर भी उसकी चपेट में आ गया। तो ये बात थी, इस किलर मूव का असर ये है। फैंग युआन का चेहरा थोड़ा बदल गया। 38 सीलिंग आर्ट्स गू वॉर्म्स के खिलाफ टारगेट किया गया था। ये कॉन्सेप्ट अनोखा नहीं था। एक गू मास्टर की लड़ाई की ताकत ज्यादातर उनके गू वॉर्म्स से आती थी, इसलिए कई गू वॉर्म्स इस पॉइंट को टारगेट करते थे, जैसे रैंक 4 प्रॉब्लम निप्ट इन द बड गू या रैंक 5 पिच ब्लैक गू। लेकिन यह किलर मूव 38 सीलिंग आर्ट्स पिच ब्लैक गू से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। ये एक गू मास्टर द्वारा इस्तेमाल किए गए मूव्स को कंटेमिनेट कर सकता था और उसके लिए इस्तेमाल किए गए सारे गू वॉर्म्स एक के बाद एक सील हो जाते। यह किलर मूव नेचुरली इमॉर्टल गू को सील नहीं कर सकता था, और मोर्टल गू के लिए गू का रैंक जितना ज्यादा होता, सील की अवधि उतनी ही कम होती। लेकिन ये उन्हें पूरी तरह से सील कर सकता था, और इस किलर मूव को बनाने वाले गू वॉर्म्स ज्यादातर साधारण दिए और आसानी से इकट्ठा किए जा सकते थे। ये की पाथ से जुदा हुआ था और भले ही एक अटैकिंग गू इस्तेमाल किया गया हो, ये की का पीछा करके सोर्स तक पहुंच सकता था, गू को सील कर सकता था। ये एक अनोखा किलर मूव था जो खास तौर पर इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल आदर्श था। फैंग युआन के इसकी चपेट में आने के बाद उसके डिफेंसिव गू लगातार सील हो गए। पत्थर की दीवारें बैंगनी रोशनी की से भर गईं, स्टोन बैरे शील्ड गू तुरंत सील हो गए। फैंग युआन के आसपास मंडरा रही सफेद हड्डियों की ढालें भी बैंगनी रोशनी की से ढक गईं, एक के बाद एक नीचे गिरने लगी, वापस फ्लाइंग बोन शील्ड गू में बदल गईं। फैंग युआन ने जिन विंड ब्लेड से हमला किया था, उन्हें बैंगनी रोशनी की ने छू लिया और भले हाई करस्पॉन्डिंग विंड ब्लेड गू उसके अपच के अंदर द गू वॉर्म्स बैंगनी की एक हल्की परत से ढक जाते और सील हो जाते। हिस्टोरिकली डिफेंसिव गू को सील करना आसान था, जबकि अटैकिंग गू को सील करना मुश्किल था, क्योंकि डिफेंसिव गू पर हमला करना आसान होता था। लेकिन 38 सीलिंग आर्ट्स दोनों से बराबर निपट सकता था। फैंग युआन के गू वर्म की संख्या जितना वो इस्तेमाल करता, उतनी ही कम होती जाती। उसके पास पहले हाई ज्यादा डिफेंसिव गू नहीं थे और वो जबरदस्ती बैंगनी रोशनी की का सामना नहीं कर सकता था, सिर्फ इधर उधर बच और भाग सकता था। लेकिन जगह ही कितनी थी, जल्द या देर से उसके पास भागने की जगह खत्म हो जानी थी। इस पल
फैंग युआन ने खुद से बैंगनी रोशनी की पर हमला करने की पहल की। वो चाहेगा कि उसके और अटैकिंग गू सील हो जाएं, उसी अपने पूरे शरीर को बचाने के लिए डिफेंसिव गू की जरूरत थी। एक बार जब बैंगनी रोशनी की उसके 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग फॉर्म को छू लेती, तो कौन कह सकता है कि वो करस्पॉन्डिंग गू वॉर्म्स को सील नहीं कर देगी और किलर मूव 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग को तोड़ नहीं देगी। जल्द ही फैंग युआन के हमले कम होने लगे क्योंकि यूएसईवाई गू मास्टर्स की भीड़ ने कमजोर कर दिया था। मारो, इस शैतान को मारो, ये लुई सन जोश में चिल्लाया और सैकड़ों आग के गोले भेजे। आग के गोलों ने एक जोरदार धमाका किया जिससे धूल और मिट्टी हर तरफ उड़ने लगी। फैंग युआन इधर उधर बचता रहा लेकिन वो फिर भी धमाकों की चपेट में आ गया, उसकी खाल और मांस फट गए। तुम शैतान, तुमने सबसे घिनौने जुर्म किए हैं, तुमने ट्रू यांग बिल्डिंग को गिराने तक की हिम्मत की। हम इस हालत में सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। गू गो लॉन्ग गुस्से में चिल्लाया। अंगीना विंड ब्लेड्स फेंके जो चाकू की तरह तेज थे और टारगेट का पीछा भी कर सकते थे। फैंग युआन के शरीर पर नए घाव बन गए। बैंगनी रोशनी की किरणें भी अब और तब लगातार भेजी जा रही थी। ये बचे हुए गू मास्टर्स 10 से ज्यादा संख्या में दांत पीस रहे थे और उनकी यूं में गुस्सा भरा हुआ था। वो चाहते थे कि वो फैंग युआन का मांस खाएं और उसका खून पिएं। उन्होंने कई लड़ाइयों में मेहनत से लड़ा था और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड पहुंचने के लिए बड़े रिस्क लिए थे। ये एक बड़ा मौका होना चाहिए था, लेकिन वो इस दशा में पहुंच गए। उनके लगभग सभी कबीले के लोग, रिश्तेदार और दोस्त मर चुके थे। शुरू से अंत तक का फर्क बहुत बड़ा था। ये आसानी से कल्पना की जा सकती है कि वो इस तबाही के मुख्य कारण के प्रति कितनी नफरत और गुस्सा महसूस कर रहे थे। तुम आज कुत्ते की मौत मरोगे, ये तुम्हारा अंजाम है एंसेस्टर जायंट सुन से पंगा लेने का। एक गू मास्टर जायंट सुन की विल की चापलूसी करना नहीं भूला। अफसोस की बात थी कि जायंट सुन की विल इंसान नहीं थी और उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था। उसने सिर्फ सबको याद दिलाया, चाहे कुछ भी हो जाए विजडम गू को नुकसान मत पहुंचना। चैप्टर 643 फाइनल ट्रम्प कार्ड जायंट सुन की विल बहुत ज्यादा ताकतवर थी। सिर्फ उसकी लड़ने की शक्ति ही नहीं, बल्कि उसकी फाउंडेशन भी बहुत गहरी थी। उसने इमॉर्टल वेनरेबल के कुछ अनुभव हासिल किए थे। सिर्फ फुर्सत में बनाए गए एक किलर मूव ने फैंग युआन को फिर से एक नाउम्मीद हालत में धकेल दिया था। लानत है, क्या फिर से स्प्रिंग ऑटम सकाडा इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है? फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए। उसके दिमाग में एक ख्याल उभरा। पहला एपर्चर दबाव से भर गया था। एपर्चर की दीवारों पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें आ गई थी। स्प्रिंग ऑटम सकाडा बीच में तैर रहा था। सकाडा के शरीर पर पीली और हरी रोशनियां चमक रही थी। फैंग युआन अनजान नहीं था, एपर्चर साफ तौर पर अपनी हद तक पहुंच चुका था। अगले हाई सेकंड वो टूट सकता था। लेकिन उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा इस्तेमाल करने का ख्याल तुरंत निकाल दिया। उसके गू वॉर्म्स एक के बाद एक सील हो रहे थे। उसकी फायरपावर कमजोर हो रही थी। फैंग युआन अब बस चुपचाप मार खा रहा था। चलो भी, जवाबी हमला क्यों नहीं करते? गू मास्टर्स पागलों की तरह हंस रहे थे। ए फ्लैट डर लग रहा है? हिम्मत है तो बाहर आकर लड़ो। कोई ठंडी हंसी हंसा। आए शैतान, ये तेरी किस्मत है, जा और मर जा। किसी ने गाली दी। फैंग युआन को उनके सामने दबते देखकर उन्हें अजीब सी खुशी हो रही थी। अचानक मो याओ की विल की घबराई हुई आवाज फैंग युआन के दिमाग में फिर से गूंजी। ओ नहीं फैंग युआन, तुम्हारे शरीर पर ज़ॉम्बी के धब्बे दिखने लगे हैं। मौत की एनर्जी तुम्हारे शरीर में घुसने लगी है। अगर ये धब्बे पूरे शरीर में फैल गए तो तुम सच में एक 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग बन जाओगे। एक और भी बुरी सिचुएशन आ गई थी। अनुमानित 1 घंटे की सीमा अभी तक पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फैंग युआन पहले से ही ज़ॉम्बी बनने लगा था। जो शरीर ज़ॉम्बिफाइड हो जाता है, वो पूरी तरह से मौत की एनर्जी में डूब जाता है। वो वापस नॉर्मल नहीं हो सकते। जब तक वो अभी 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग किलर मूव को हटा नहीं देता, ज़ॉम्बी के धब्बे फैलते रहेंगे। नहीं, जैसे हाई मेन किलर मूव इस्तेमाल करना बैन करूंगा, जायंट सुन की विल हमला कर देगी। इतनी दूरी से मेन रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा। फैंग युआन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। भले ही उसके पास डिफेंसिव गूदर, ये मॉर्टल गू जायंट सुन की विल के सामने कुछ भी नहीं थे। सिर्फ 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग हाई फैंग युआन को टिकने दे सकता था। अभी भले हाई जायंट सुन की विल विजडम हेलो में नहीं घुसी थी, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि एक छोटे से फायदे के लिए कीमत बहुत ज्यादा देनी पड़ती। जायंट सुन की विल यकीनन कुर्बानी दे सकती थी। एक साथ उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड को अट्रैक्ट करने के लिए उसने 8 इमॉर्टल गू खो दिए थे। अगर मैं अभी किलर मूव कैंसिल कर देता हूं, तो जायंट सुन की विल कुर्बानी की परवाह किए बिना मुझे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। एक बार मैं मर गया
वो जायंट सुन का इमॉर्टल एसेंस वापस ले लेगी, मेन यह रिस्क नहीं ले सकता। फैंग युआन का रवैया साफ था। लेकिन तुम्हारा शरीर। मो याओ का लहजा झिझक से भरा था, चिंतित लग रहा था। फैंग युआन हिला नहीं, उसका चेहरा दृढ़ था। ज़ॉम्बी के धब्बे फैलते रहे, पहले उसकी पीठ पर सिर्फ एक बिंदु था, लेकिन अब उसकी लगभग पूरी पीठ ढक चुकी थी। फैलने की गति तेज हो रही थी। जल्द ही फैंग युआन का सीना काला पड़ गया। गू मास्टर्स ने यह देखा और हैरान रह गए। जायंट सुन की विल जोर से हंसी। तो ये बात है, तुम बहुत देर से ज़ॉम्बी बने हुए हो। जिंदगी और मौत की एनर्जी का संतुलन टूट गया है। अब जब मौत की एनर्जी तुम पर हावी हो रही है, तुम एक असली ज़ॉम्बी बन जाओगे, एक जिंदा लाश, एक अजीब मखलूक जो ना इंसान है ना भूत। तुम्हारी कल्टीवेशन हमेशा के लिए रुक जाएगी। जायंट सुन की विल के पास बहुत अनुभव और ज्ञान था, उसने फैंग युआन की हालत तुरंत समझ ली। गू मास्टर्स का हौसला बढ़ गया, कुछ जोर से हंसे। हा, बुराई पर अड़े रहने से खुद का ही नाश होता है। शैतान, तुमने इतने पाप किए हैं, ये भयानक अंजाम तुमने खुद ही बुलाया है। ए फ्लैट हम हमला ना भी करें, तुम खत्म हो। HMPH, डिमोनिक पाथ के लोग ताकत के पीछे भागते हैं और बाकी सबकी परवाह नहीं करते। तुमने आखिरकार उसके दर्दनाक परिणाम भुगत लिए। कितने अफसोस की बात है, भले ही तुम किस्मत से इमॉर्टल बन गए, तुम फिर भी एक ज़ॉम्बी, एक मॉन्स्टर बन गए। ये तुम्हारे बुरे कामों और सबको नुकसान पहुंचाने का नतीजा है। एंसेस्टर जायंट सुन और हम जैसे राइचस पथ के लोगों से दुश्मनी लेने का। मो याओ की विल ने भी जोर दिया। फैंग युआन, कीमत बहुत बड़ी है। मेरी राय में जायंट सुन की विल जरूरी नहीं कि हमला करेगी, उसके पास ज्यादा ताकत नहीं बची है। तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा और काबिलियत है, तुम्हारा अंजाम ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार तुम सच में 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग बन गए, तो वापस इंसान बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फैंग युआन की निगाहें चमक रही थी, उसके जज्बात में उथल पुथल थी, उसका चेहरा बदल रहा था। लेकिन आखिर में उसके बीचे हुए दांत ढीले नहीं पड़े। वो पूरी तरह से एक 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग बन गया। धब्बों ने उसके शरीर को काला कर दिया। स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल एपर्चर में साफ और उजला आसमान और जमीन एक अजीब से अंधेरे रंग में बदल गए। सफेद पत्थर के पहाड़ एक के बाद एक गिरने लगे। आसमान गहरे ग्रे रंग का था और जमीन साध रही थी, वहां जिंदगी की एनर्जी का एक कतरा भी नहीं था। इसी बीच पहले अपर्चर में भी मौत जैसी खामोशी थी। बैंगनी क्रिस्टल अपर्चर की दीवारें अब साफ क्रिस्टल जैसी नहीं दिख रही थी, वो ग्रे पत्थरों जैसी लग रही थी। लेकिन ठीक इसी वजह से स्प्रिंग ऑटम सकाडा का दबाव अब उतना खतरनाक नहीं था। गू इमॉर्टल बनने के ठीक बाद वो एक ज़ॉम्बी बन गया। उसकी सारी पुरानी मेहनत, उसकी सारी उपलब्धियां, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। इस पल से उसकी कल्टीवेशन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। आगे बढ़ने की कोई संभावना ना होने के कारण इस मामले में फैंग युआन एक मोर्टल से भी बदतर था। फैंग युआन की लोहे जैसी इच्छा शक्ति के बावजूद उस थोड़ी सी उदासी महसूस हुई। स्प्रिंग ऑटम सकाडा इस्तेमाल करने का ख्याल उसके दिमाग में एक बार फिर आया। अगर मैं स्प्रिंग ऑटम सकाडा इस्तेमाल करके सब कुछ फिर से शुरू करूं, तो मैं तेजी से पीछे हट पाऊंगा और इस भयानक सिचुएशन से अपनी पूरी कोशिश से बच पाऊंगा। लेकिन फैंग युआन ने इस ख्याल को जबरदस्ती दबा दिया। असिमुलेशन का विंड वेल अब बहुत करीब था। हवा की कोई आवाज नहीं थी, वो चुपचाप फैल रहा था, जगह को दबा रहा था और वहां मौजूद सभी पर एक भयंकर मानसिक दबाव डाल रहा था। फैंग युआन ने सबको दूर से देखा, अचानक एक हैरान करने वाला काम किया। उसने अपने सारे गू का एक्टिवेशन रोक दिया। वो पूरी तरह से एक 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग बन चुका था। उस अब एक्टिवेट करने के लिए गू वॉर्म्स की जरूरत नहीं थी। जैसे ही बैंगनी रोशनी की उससे टकराई, यह मूव 38 सीलिंग आर्ट्स भी असर हो गया। जब तक फैंग युआन अपने गू वॉर्म्स को एक्टिवेट नहीं करता, बैंगनी रोशनी की उसके अंदर की का पीछा करके सोर्स तक नहीं पहुंच पाएगी और गू वॉर्म्स को सील नहीं कर पाएगी। सब हैरान रह गए, यहां तक कि जायंट सुन की विल ने भी हल्की सांस ली। लेकिन अगले हाई पैल गू मास्टर्स में एक जोश की लहर दौड़ गई। मारो, इस शैतान को मारो। उसने हमारे सामने अपने गू वॉर्म्स इस्तेमाल करना बैंड कर दिया, ये मौत को दावत दे रहा है। सब चिल्लाए, चीखे और अपने फेफड़ों से जोर लगाकर नारा लगाया। फैंग युआन कदम बा कदम पीछे हटा, 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग के डिफेंस और रिकवरी स्पीड का इस्तेमाल करके हमलों को सहता रहा। ध्यान से, विजडम गू को मत मार देना। ये देखकर कि फैंग युआन विजडम गू के करीब जा रहा है, ही लू लैन ने जल्दी से याद दिलाया। गू मास्टर्स ने अपनी फायर पावर को कंट्रोल किया। अब वो चमकदार हमले नहीं कर रहे थे, बल्कि ज्यादा ठीक से फैंग युआन पर निशाना लगा रहे थे।
फैंग युआन का रूप पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका सीना फट चुका था, उसकी हड्डियां टूट गई थी और उसकी आंतें कुचल गई थी। उसके पास मुड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपनी पीठ सबकी तरफ करके और उसी जोरदार हमलों को सहने के लिए इस्तेमाल किया। धाम! एक बिजली का झटका फैंग युआन की पीठ पर गिरा। एक जोरदार ताकत ने उस जमीन पर पटक दिया। उसके पीछे से खुशी की आवाजें सुनाई दी। हा, मैंने उसी मार दिया। ये नया पकड़ा हुआ गू बुरा नहीं है, ये रैंक 5 थंडर हैमर गू होना चाहिए। फैंग युआन मुश्किल से उठा। उसकी पीठ फट चुकी थी, घाव में बिजली घूम रही थी, उसकी रीढ़ की हड्डी और दूसरी हड्डियां हवा में दिख रही थी। मेरा विंड पाथ किलर मूव देखो, कोई चिल्लाया। स्वूश! एक बड़ा सा विंड ब्लेड जिसके दांत निकले हुए घूमता हुआ आया, फैंग युआन के हाथ के चारों तरफ एक चक्कर लगाया और उसी काट दिया। वो जमीन पर गिर गया। वो शख्स जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका लगभग सारा प्राइमेवल एसेंस खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी इर्द एक बेरहम जोश की रोशनी से चमक रही थी। वो चिल्लाया, देखा तुमने, देखा, मैंने उसका एक हाथ काट दिया। HMPH, तुमने यूएस कमजोरी का फायदा उठाया। अगर उसके हाथ के यूएस हिस्से का मांस और खाल पहले ही पूरी तरह से नहीं हटा होता, सिर्फ उसकी हड्डी का एक टुकड़ा बचा होता, तो क्या तुम उसी काट पाते? किसी ने टांस कासा। 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग का शरीर मजबूत था, लेकिन वो इतने तेज और ताकतवर हमलों को नहीं सह सकता था। सब पागलों की तरह हंस रहे थे, वो चिल्ला रहे थे और जश्न मना रहे थे। फैंग युआन को तड़पा रहे थे, उस पर किए जा रहे भरी घावों से गर्व महसूस कर रहे थे, एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। फैंग युआन बार बार हार रहा था, उसका लंबा और तगड़ा शरीर छोटा होता जा रहा था। लेकिन वो हर बार उठ खड़ा होता। भले ही उसके 8 हाथों में से सिर्फ एक बचा था, भले ही उसके शरीर पर बिना घाव वाली खाल का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था, भले ही उसका ज़ॉम्बी खून जमीन को रंग रहा था, भले ही उसके ऑर्गन हवा में खुले भले ही उसका दाहिना कंधा सिर्फ एक सफेद पले कंधे की हड्डी के रूप में बचा था। क्यों इस हद तक? क्यों? मो याओ की विल सिसक रही थी। फैंग युआन चुप था। बस। जायंट सुन की विल अचानक बोली। गू मास्टर्स ने उसकी नफरमानी करने की हिम्मत नहीं की, उन्होंने हमला रोक दिया। इस मोड़ पर क्या तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो? HMPH, तुम्हारा रवैया वकाई तारीफ के लायक है। जायंट सुन की विल ने NARM लहजे में कहा, बस करो, तुम्हारे लिए इस हद तक पहुंचना आसान नहीं था। हार मान लो, मैं तुम्हें सरेंडर करने का एक मौका दूंगा। जब तक तुम मुझे अपना मास्टर मान लेते हो, मैं तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने दूंगा। क्या? एंसेस्टर जायंट सुन USEY छोड़ रहे हैं? एंसेस्टर, कृपया फिर से सोचिए। सब हैरान थे। सरेंडर? फैंग युआन ने टांस कसा, मुझे सोचने दो। जायंट सुन की विल आगे बोली, तुमने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को नाश्त कर दिया, तुम्हारे पाप माफ करने लायक नहीं हैं। मैं तुम्हें खुद को सुधारने का एक मौका दूंगा। मुझे अपना मास्टर मानने के बाद तुम मुझे फिर से 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बनाने में मदद करोगे, इससे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जब ट्रू यांग बिल्डिंग फिर से बन जाएगी, ना सिर्फ मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा ज़ॉम्बी स्टेटस भी हटा दूंगा और तुम्हें वापस इंसानी शरीर पाने का तरीका सिखाऊंगा। अगर किसी और ने यह सुना होता, तो उसका दिल पिघल जाता। जायंट सुन की विल ने फैंग युआन को जीने का एक रास्ता दिया, सबसे जरूरी, उसने USEY कल्टिवेशन जारी रखने की उम्मीद दी। फैंग युआन चुप था, मुझे सोचने दो। जायंट सुन की विल साफ साफ हंसी, मैं तुम्हें वक्त बर्बाद करने का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं 10 से गिनती शुरू करूंगा, तुम्हें मुझे एक जवाब देना होगा। 10। फैंग युआन, क्या तुम सच में सरेंडर कर रहे हो? जायंट सुन की विल की साजिशों से सावधान रहना, जैसे ही तुम बाहर निकलोगे और विजडम की रोशनी के दायरे से बाहर जाओगे, तुम उसके लिए शिकार बन जाओगे, पूरी तरह से उसके रहेंग ओ करम पर होगे। मो याओ की विल ने फैंग युआन के दिमाग में चिंता से याद दिलाया। फैंग युआन अपने दिल में हंसा, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं कि यूएस पर विश्वास कर लूं? आगे, उसने सांस ली। ओ, ये सोचना कि मुझे अभी भी अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हारे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है? सच कहूं तो मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है। क्या? स्प्रिंग ऑटम सकाडा? ये मत कहना कि ये दुनिया के टॉप 10 रहस्यमयी गू वॉर्म्स में से 7वें नंबर का गू है, जो समय की नदी में उल्टा सफर कर सकता है, अतीत में लौट सकता है, वो स्प्रिंग ऑटम सकाडा जो इतिहास बदल सकता है? मो याओ की विल चीखी। बिल्कुल सही। चैप्टर 644 वही गलती दोबारा नहीं, 1/2, बिल्कुल सही। फैंग युआन ने कहा और अपने दिल ही दिल में मुस्कुराया, मो याओ की विल से पूछते हुए, तुम तो चाहती ही थी ना कि मैं इसे इस्तेमाल करूं?
फैंग युआन, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है? मो याओ की विल ने ईर्ष्या फैला दी, फिर जल्दी से इनकार कर दिया। ही। फैंग युआन हंसा। ओ, मो याओ, मैं फितरतन एक सावधान इंसान हूं। मैं जीत से ज्यादा हार की सिचुएशंस के बारे में सोचता हूं। इसलिए जिस पाल से तुम मेरे दिमाग में घुसी, मैंने पहले ही सबसे बुरी संभावना के बारे में सोच लिया था। सबसे बुरी संभावना क्या थी? वो ये थी कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा होने और मेरे पुनर्जन्म का सबसे बड़ा राज तुम्हें पता है। मैं मान कर चलता हूं, जब से मैं पहली बार वाटर पवेलियन में दाखिल हुआ, तुम्हारी विल को ये राज पहले से ही पता था, है ना? मो याओ की विल फैंग युआन के दिमाग में प्रकट हुई। वो बेहद ईमानदार दिख रही थी जब उसने अपना सर हिलाया। फैंग युआन, क्या तुम कुछ गलत समझ रहे हो? फैंग युआन ने यूज अनदेखा किया, आगे बढ़ते हुए। तुम ये राज जानती थी, लेकिन तुमने अनजान बनने का नाटक किया, खुद को अपनी मर्जी से जाहिर किया। फिर तुमने नाटक किया कि तुमने स्पिरिट एफिनिटी हाउस को निराश किया है, एक दोषी चेहरा दिखाते हुए, जब तुमने जानबूझकर मुझे वाटर पवेलियन को स्पिरिट एफिनिटी हाउस वापस लौटने का मिशन दिया। असल में ये एक ध्यान भटकाने की चाल थी। मेरा विश्वास जीतने के लिए तुमने वाकई अपने दिमाग पर जोर डाला। तुमने मेरे लिए 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग बनाया और मुझे इन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ दूसरे रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव सिखाए, ट्रू यांग बिल्डिंग में घुसने में मेरी मदद की, साथ ही लड़ाई में मुझे कई बार याद दिलाया, एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह काम किया। ये सब हरकतें मेरी सतर्कता को कम करने के लिए थी। उसी वक्त तुम मेरे विचारों को बदल रही थी, अनजाने में मेरे फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे इरादे वाकई में खतरनाक थे। मो याओ की विल ने अपनी आवाज ऊंची की, कुछ नाराजगी दिखाते हुए। लड़के, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मेरे बारे में इस तरह से बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा सर कहीं टकरा गया है? ही। मो याओ, तुम बहुत शातिर हो, मैं वाकई तुम्हारे हाथों परेशान हुआ। तुम्हारी एक्टिंग लगभग परफेक्ट थी, मैंने लगभग तुम पर विश्वास कर ही लिया था। जब जायंट सुन की विल जागी, तुमने मुझे इस जगह से निकलने के लिए कहा, वाटर पवेलियन लेकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट वापस जाने के लिए। लेकिन उसी वक्त तुम मेरे विचारों को प्रभावित कर रही थी, जिस वजह से मैंने रिस्क लेते रहने का फैसला किया। मा होंगयू का सामना करते वक्त तुमने मुझे मा होंगयू की मदद करने के लिए उकसाया, लेकिन दूसरी तरफ तुमने मेरे विचारों को बदल दिया, मेरे मारने के इरादे को भड़काया और मेरे गुस्से और जोश को जगाया, जिस वजह से मैंने आवेश में आकर मा होंगयू पर हमला कर दिया और नतीजा ये हुआ कि मेरी ब्लैक कॉफिन लक बढ़ गई। ईमानदारी से कहूं, आम हालत में मैं फायदे और नुकसान के बारे में सोचता, मैं इतना दिमागहीन कैसे हो सकता हूं? जब मैंने पहली बार इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड की लैंड स्पिरिट फ्रॉस्ट जेड पीकॉक को देखा, मुझे मालिक बनने की शर्तों के बारे में पता चला। ट्रू यांग बिल्डिंग से निकलने के बाद मुझे असल में अपने पिछले जन्म की कुछ घटनाएं याद आई। एक खास इंसान। मेरी असली फितरत इतनी कमजोर नहीं है कि मैं इस हद तक प्रभावित हो जाऊं। ये सब मेरे पिछले जन्म की सबसे गहरी यादें हैं जो मेरे दिल की गहराइयों में दफन हैं। ये सब तुम्हारा किया धारा था। तुमने चुपके से वार किया, और फिर जब मेरा दिमाग उथल पुथल में था, तुमने मेरे पिछले जन्म की यादों को देखने की कोशिश की। मो याओ ने अपनी इंगली फैला कर देखा, उसका लहजा बुरा और दुखी था, जैसे कोई बेगुनाह अपनी सफाई दे रहा हो। फैंग युआन, ये सब तुम्हारे फैसले थे। इस हालत में पहुंचने के बाद तुम अपनी गलतियां मानने से इनकार कर रहे हो, उल्टा तुम सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। फैंग युआन हंसा। हा, अपनी गलतियां मानो, बिल्कुल मैं अपनी गलतियां मानता हूं। मेरी फाउंडेशन कमजोर है, खासकर जब तुमसे या जायंट सुन से तुलना की जाए। अनुभव और समझ अब मेरे फायदे में नहीं है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमी क्या थी? मो याओ की विल ने नाक से कोड़ी, अपने हाथ अपने सामने बांधकर। लड़के, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती रही हूं, क्या तुम अपने मददगार के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हो? फैंग युआन ने उसकी बात नहीं सुनी, उसने इसे अनदेखा किया और बोलना जारी रखा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह थी कि तुमने असल में वाटर पवेलियन को 7 उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड से टकरा दिया। जो मिशन तुमने मुझे दिया था वो था वाटर पवेलियन को स्पिरिट एफिनिटी हाउस वापस लौटना। तो ऐसा क्यों हुआ कि यह वक्त पर तुमने मुझे बचाने के लिए वाटर पवेलियन को छोड़ दिया? ये मत कहना कि इन 7 बिताए दिनों में तुमने अपने उसूल बदल दिए और मेरी परवाह करने लगी। ही, मैं मान सकता हूं कि मेरा करिश्मा इस लेवल तक नहीं पहुंचा है। ये दिखाने के लिए काफी है, जो तथाकथित मिशन तुमने मुझे दिया था वो एक ध्यान भटकाने की चाल थी। फैंग युआन की आवाज साफ थी, लेकिन मो याओ की विल ने इसे गरजती हुई बिजली की तरह सुना। वो खामोशी में डूब गई। इस बार उसने उसका विरोध नहीं किया। फैंग युआन हल्का सा हंसा,
आगे बढ़ते हुए, इसके अलावा तुम्हारी और भी कमियां थी। पहला, तुमने वाटर पवेलियन को मेरे शरीर पर रखा लेकिन इस बात को छुपाया। साफ है कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं थे। एक जरूरी पाल में इस रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस का इस्तेमाल करके मुझे कंट्रोल करना चाहती थी। दूसरा, अगर तुम सच में मेरे साथ सहयोग करने वाली थी तो तुमने ये क्यों छुपाया कि तुम किस तरह की विल हो? यह इस बात का इशारा है कि जिस पाल तुम्हारी विल का टाइप जाहिर होता, मैं तुम पर शक करने लगता। तीसरा, तुमने जानबूझकर मुझे गलत समय बताया ताकि मेरा शरीर पूरी तरह से 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग का बन जाए। जब मेन ज़ॉम्बी बन गया, मुझे जो निराशा महसूस हुई वो भी तुम्हारी वजह से थी। चौथा, तुमने कई बार चालें चली और चुपके से मेरे विचारों को प्रभावित किया, मुझे बार बार स्प्रिंग ऑटम सकाडा इस्तेमाल करने के बारे में सोचने पर मजबूर किया। मैं एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला इंसान हूं, मैं झिझकता नहीं। एक बार जब मैं कोई प्लान बना लेता हूं तो मैं यूएसईवाई बिना किसी शंका के अंजाम देता हूं। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल बार बार कैसे आ सकता है? पांचवा, जबकि तुम्हारे पास कम इमॉर्टल एसेंस था और मैं एक गू इमॉर्टल बन गया था, तो तुमने मुझे पहले वाटर पवेलियन उधार क्यों नहीं दिया? साफ है, तुम्हारे कुछ और हाई प्लान्स थे। ही। मो याओ की विल जोर से हंसी, जवाब देते हुए, फैंग युआन, तुम्हारी बातें खुद ही एक दूसरे के विपरीत हैं। ये मत भूलो, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। अगर मेन वाटर पवेलियन इस्तेमाल नहीं करती तो तुम जायंट सुन की विल के हाथों मारे जाते। ए फ्लैट, तुम कह रहे हो कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया, 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग के समय के बारे में झूठ बोला और ट्रांसफॉर्मेशन को स्थायी बना दिया। इस तरह मैंने तुम्हें बचाया भी और नुकसान भी पहुंचाया। क्या मैं पागल हूं? बिल्कुल तुम पागल नहीं हो, बल्कि तुम हमेशा से ही बहुत साफ दिमाग थी। पहले तुम मुझे नुकसान पहुंचती हो, फिर मुझे बचती हो। ये सब तुम्हारे प्लान्स का हिस्सा था। ही, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तुम्हारे नजरिए से सोचता, तो तुम्हारे इरादों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। थोड़ी देर रुकने के बाद फैंग युआन ने आगे कहा, अगर मैं एक विल होता और इस दुनिया में 10,000 सालों तक रहता, जबकि मेरा मुख्य शरीर पहले ही मर चुका है और मेरा प्रेमी भी एक असफल ट्रिब्यूलेशन के बाद मर चुका है, इस मोड़ पर जब मेन स्प्रिंग ऑटम सकाडा को देखता तो मैं क्या सोचता? जवाब साफ है, मैं जाहिर है स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके समय में पीछे जाना चाहता। स्प्रिंग ऑटम सकाडा का असर गू मास्टर की हर चीज को कुर्बान कर देना है, सिर्फ उसकी चेतना को गू में बचा कर रखता है। इन वक्त पर मैं चुपके से स्प्रिंग ऑटम सकाडा में घुस जाता और गू मास्टर की विल को नाश्त कर देता, उसकी जगह लेकर अतीत में जाकर खुद को जिंदा करता, इतिहास बदलकर अपनी किस्मत बदल देता। फैंग युआन का विश्लेषण बिल्कुल सही था, उससे आत्मविश्वास और एक असाधारण अंदाज झलक रहा था। मो याओ की विल की पुतलियां सिकुड़ गईं, वो फिर से खामोश हो गई। फैंग युआन ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे लिए इस लक्ष्य को पूरा करने में कई मुश्किलें थी, मुख्य रूप से 2 बड़ी बढ़ाएं थी। पहला, तुम सिर्फ एक विल हो, चाहे तुम किसी भी तरह की विल हो, तुम ज्यादातर गू वॉर्म्स को खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकती। स्प्रिंग ऑटम सकाडा ना सिर्फ ऐसा मामला है, उस और भी ज्यादा की जरूरत है। यूज गू मास्टर को आत्माघात करने की जरूरत है, अपने एसेंस, मास और बाकी सभी गू वॉर्म्स को कुर्बान करके अतीत में वापस जाने की शक्ति पाने के लिए। ईंधन जितना मजबूत होगा, उतना ही दूर अतीत में वापस जा सकता है। दूसरा, स्प्रिंग ऑटम सकाडा मेरा गू वर्म है, बल्कि मेरा वाइटल गू है, ये साधारण नहीं है। तुम कोई फॉर्मलेस हैंड नहीं हो, तुम इसे मुझसे जबरदस्ती नहीं छीन सकती। मैंने कई विजडम पाथ गू वॉर्म्स भी ढूंढ लिए थे और कई तरह की विल्स बना सकता हूं, इसलिए तुम्हारे लिए इसे चिनना और भी मुश्किल था। इसलिए तुम्हारे पास मेरे साथ जुड़े रहने और सिचुएशन के हिसाब से मौके का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक तरफ तुम ही मुझे मजबूत करना था और मेरी फाउंडेशन बढ़ानी थी, इस तरह मेरे आत्माघात की शक्ति स्प्रिंग ऑटम सकाडा को एक्टिवेट करते वक्त ज्यादा ड्राइविंग फोर्स पैदा करती। दूसरी तरफ तुम्हें मेरे लिए एक बिल्कुल निराशा भरी सिचुएशन बनानी थी, ताकि मेरे पास एक बड़ा रिस्क लेने के अलावा कोई चारा ना बचे, स्प्रिंग ऑटम सकाडा इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प ना हो। ये कहते हुए फैंग युआन ने सांस ली, मैं पहले तुमसे सतर्क था, लेकिन जैसे जैसे तुमने धीरे धीरे मेरे विचारों को प्रभावित किया, मैं आखिरकार तुम्हारी साजिशों और व्यवस्थाओं में फंस गया। तुमने मुझे चुपके से प्रभावित किया, जिस वजह से मैंने ट्रू यांग बिल्डिंग में बार बार रिस्क लिए, और यहां तक कि मुझे मा होंगयो से, जायंट सुन की विल से और ही लू लैंड से निपटने के लिए उकसाया। कई मामले साफ तौर पर मेरे लिए नुकसानदेह और अतार्किक थे, लेकिन मैंने फिर भी बार बार आवेश में आकर काम किया। तुमने मेरे लिए मजबूत दुश्मन बनाए, एक ऐसी सिचुएशन बनाने के लिए जहां मैं निराश हो जाऊं।
लेकिन दूसरी तरफ तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ने और मेरी मौत का कारण बनने से डर रही थी। इसलिए ऐन वक्त पर, जब मेरी जान खतरे में थी, तुम्हें आगे आकर वाटर पवेलियन को जाहिर करना पड़ा ताकि मुझे जायंट सुन की विल के घातक वार से बचने में मदद मिल सके। इसलिए जब मेन फॉर्मलेस हैंड द्वारा पकड़ा जाने वाला था, तुमने वाटर पवेलियन को एक्टिवेट किया और उससे टकरा दिया। तुम डर रही थी कि वो मेरा स्प्रिंग ऑटम सकाडा छीन लेगा। तुम डर रही थी कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा जाहिर हो जाएगा। विल्स के बीच बातचीत बेहद तेज थी, भले ही उन्होंने बहुत कुछ बात कर ली थी। लेकिन फैंग युआन के ये कहने के बाद मो याओ की विल ने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में खामोशी छा गई। बाहर की दुनिया में जायंट सुन की विल ने 10 से गिनती शुरू करके 6 तक पहुंच गई थी। आखिरकार मो याओ ने खामोशी तोड़ी। ताली बजाते हुए वो हंसी, हे, खूब, बहुत अच्छा विश्लेषण। तुमने वकाई में रहस्य को कदम दर कदम सुलझा दिया। ये बहुत हाय सावधानी से और साफ था। सोचना भी मुश्किल है कि मैंने इतने लंबे समय तक प्लानिंग की, फिर भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे पाई। मैं वकाई तुमसे प्रभावित हूं, लड़के। एक पुनर्जन्मित व्यक्ति होने के बावजूद तुम्हारी प्रतिभा कमाल की है। अगर तुम मेरे समय में पैदा हुए होते तो हो सकता है हम अच्छे दोस्त होते, कौन जाने। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। फैंग युआन सब कुछ समझ चुका था। यह मो याओ की विल ने अपने पत्ते खोल दिए थे। मो याओ की विल अब और नाटक नहीं कर सकती थी। इस पल उसने सब कुछ काबूल करने का फैसला किया। उसका शरीर पतला और सुंदर था। एक काला नकाब उसके चेहरे को ढके हुए था। भले ही वो एक विल थी, वो अंधेरे में चुपचाप तैरते हुए रात के कमल जैसी थी। उसके अंदाज में एक शान और एक अजीम शख्सियत थी, जैसा कि स्पिरिट एफिनिटी हाउस की 36वीं पीढ़ी की परी से उम्मीद थी। एक रैंक 7 गु इमॉर्टल, एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर। भले ही उसकी साजिशें जाहिर हो गई थी, वो शर्मिंदा या लज्जित नहीं थी। ये देखकर कि उसके नाटक को जारी रखने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसने एक साफ रवैया दिखाया, बेहद सीधा। उसने सांस ली। उस वक्त जब मेरे मुख्य शरीर ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में घुसने का रिस्क लिया, मुझे ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में एक विरासत मिली। उसी से मैंने अपनी ये विल बनाई। मैंने दी क्यों विरासत पीछे छोड़ दी। एक तरफ मैं किसी भी हादसे के लिए तैयार थी ताकि कैलेमिटी बेकनिंग गू को रिफाइन करने का मौका बचा रहे। दूसरी तरफ यह स्पिरिट एफिनिटी हाउस को निशाना बनाने वाला एक जाल था। उस वक्त मैंने बुकिंग के लिए अपने सेक्ट को धोखा दिया था, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि 10,000 साल बाद तुम आओगे। असल में जब तुमने कैलेमिटी बेकनिंग गू को रिफाइन किया, मैंने तुम्हारा स्प्रिंग ऑटम सकाडा पहले ही ढूंढ लिया था। मैं एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर हूं। मैंने इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट प्रोसेस में छेड़छाड़ की थी। जो कैलेमिटी बेकनिंग गू तुमने रिफाइन किया उसमें पहले से ही मेरी विल थी। ये व्यवस्था मूल रूप से स्पिरिट एफिनिटी हाउस से आने वाले पीछा करने वालों को निशाना बनाने के लिए थी, क्योंकि कोई भी एक इमॉर्टल गू को रिफाइन करने का मौका छोड़ने का समर्थन नहीं कर सकता। चैप्टर एंड।